यह सब शुरू होता है हमारे मेन कैरेक्टर जंग यान से, जो एक बस के अंदर अपनी आंखें खोलता है। वह बस पूरी तरह उसी की तरह हाई स्कूल के स्टूडेंट से भरी हुई थी। वह तुरंत समझ जाता है कि वह पास्ट में वापस लौट चुका है। अपने आसपास अपने ही क्लास के बच्चों को देखकर वह अंदाजा लगा लेता है कि यह बिल्कुल वही समय है जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया था और वे सभी अपनी क्लासेस अवेकन करने के लिए नन्योंग डीमन केव स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे। समय के इस मोड़ पर पूरे शहर को तबाह होने में अभी भी 2.5 साल का वक्त बाकी था। इस पूरी कहानी की बैक स्टोरी यह थी कि पूरे 12 साल पहले इंसानों की दुनिया में अचानक कई सारे डीमन केव के दरवाजे दिखाई दिए थे और नान्योंग डीमन केव भी उन्हीं में से एक था। उस केव से बाहर निकले मॉन्स्टर्स ने इंसानों को बहुत ही बड़े पैमाने पर मारना शुरू कर दिया था। इंसानों को जवाबी हमला करने के लिए मजबूरन उस केव के अंदर कदम रखना पड़ा, लेकिन जल्द ही उन्हें इस कड़वी हकीकत का सामना करना पड़ा कि डीमन वर्ल्ड के अंदर उनके कन्वेंशनल वेपन्स पूरी तरह बेकार थे, क्योंकि वे वहां मौजूद माना की वजह से काम नहीं कर पा रहे थे। पर जल्द ही इंसानियत ने एक बहुत ही अनोखी चीज ढूंढ निकाली, जो कोई भी 18 साल की उम्र पार कर लेता था और इस डीमन केव के असर के करीब जाता था। उसके अंदर की इन्नेट स्किल्स जाग जाती थीं और उन्हें मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए एक अद्भुत पावर मिल जाती थी। अवेकेंड वॉरियर्स द्वारा कई सालों तक लड़ी गई इस भयानक जंग के बाद आखिरकार इंसानों ने उन डीमंस को उन्हीं की केव्स में समेट दिया और दूसरी दुनिया में अपना जवाबी हमला शुरू किया। इस वजह से इंसानों का पूरा सिस्टम बदल गया और अब हर 18 साल के हाई स्कूल ग्रेजुएट को अपनी क्लास अवेकन करने के लिए डीमन केव आना पड़ता था। बेसिकली इन क्लासेस को 3 अलग अलग टाइप्स में बांटा गया था: कॉम्बैट, सपोर्ट और क्राफ्ट। जैसा कि सबको पता था, कॉम्बैट क्लास सबसे ऊपर और ताकतवर मानी जाती थी, जबकि सपोर्ट क्लास उसके ठीक बाद दूसरे नंबर पर आती थी। लेकिन क्राफ्ट क्लास को सबसे पीछे धकेल दिया गया था और लोग इसे हमेशा बहुत ही नीची नजरों से देखते थे। अपनी पिछली जिंदगी में यान ने जिस क्लास को अवेकन किया था, वह एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास थी। हालांकि इसके साथ कुछ बहुत ही अलग और अनोखा था, क्योंकि उसकी क्लास के साथ जागने वाली इनेट स्किल एक बेहद खतरनाक गॉड टियर स्किल थी, जिसका नाम था मॉडिफाई। इस स्किल की मदद से वह किसी भी स्किल या आइटम के नाम में मौजूद सिर्फ एक सिंगल वर्ड को बदलकर उसे कबाड़ से सीधे एक बेशकीमती ट्रेजर बना सकता था। अपनी पिछली जिंदगी में जैसे ही उसने दुनिया के सामने अपनी इस स्किल का खुलासा किया था, बड़े बड़े बिग शॉट्स ने तुरंत उसे अपने कब्जे में ले लिया था और वे उससे हर तरह की स्किल्स और इक्विपमेंट के नामों को मॉडिफाई करवाने लगे। यन ने अपनी इस पावर से उनके हर तरह के बेकार कबाड़ को ताकतवर आर्टिफैक्ट्स में बदल दिया था, लेकिन इसी खूबी की वजह से वे लोग उससे अंदर ही अंदर डरने भी लगे थे। इसी खौफ के कारण उन्होंने उसे हाउस अरेस्ट कर रखा था, उसकी तरक्की को रोक दिया था और उसे पूरी तरह अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे थे। यह सब तब तक चलता रहा जब तक कि एक रात नन्योंग डीमन केव से सीधे एक विशालकाय लेवल 96 ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर बाहर निकल आया। पास्ट में ऐसा कभी नहीं हुआ था और जिस दिन यह हादसा हुआ, यन ने उसी दिन मुश्किल से लेवल 70 पर पहुंचकर इंसानी वॉरियर्स की कतार में कदम रखा था। यन को साफ महसूस हो रहा था कि किसी बड़े रसूखदार ने उसे रास्ते से हटाने के लिए ही उस मॉन्स्टर का इस्तेमाल किया था, क्योंकि वे उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। मौत के मुंह में समाने से ठीक पहले यन ने अपनी रेजरेक्शन स्किल को रीबर्थ में मॉडिफाई कर दिया था और यही वजह थी कि उसका रीबर्थ हुआ। अब जब उसका रीबर्थ हो चुका था, यन अच्छे से समझ गया था कि इस दुनिया में वह सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकता है और इस नई जिंदगी में वह अपनी इस ताकत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होने देगा। वह चुपचाप अपनी ताकत को बढ़ाते हुए अपने परिवार, दोस्तों और पूरे शहर की रक्षा करने का प्लान बनाता है। कुछ ही देर बाद उनकी बस नान्योंग सिटी हंटर एसोसिएशन HQ पहुंच जाती है, जहां अवेकनिंग प्लाजा मौजूद था। कुछ स्टूडेंट्स इस बात को लेकर बहुत ज्यादा हाइप्ड अप थे कि वे पक्का कोई बहुत ही कूल क्लास अवेकन करने वाले हैं, जबकि कुछ इस खौफ में जी रहे थे कि कहीं उनकी कोई बेकार क्लास न निकल आए। इसी बीच हर किसी का पूरा फोकस सीधे यैन पर था, जो एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में ही पूरी एकेडमी में सबसे टॉप पर था। असल में
वह बचपन से ही अपने शरीर में भरपूर मना लेकर पैदा हुआ था और इसी वजह से हर कोई उसे एक जन्मजात जीनियस मानता था। सभी स्टूडेंट्स को पूरा भरोसा था कि वह पक्का कोई बहुत ही खतरनाक कॉम्बैट क्लास अवेकन करेगा। लेकिन स्कूल में दूसरे नंबर पर आने वाला लड़का योंग होंगवेई यन की इस कामयाबी और रुतबे से बुरी तरह जलता था और उसका मानना था कि यन की कोई बिल्कुल बेकार क्लास ही बाहर आएगी। टीचर तब यान से कहते हैं कि वह सबसे पहले आगे बढ़े ताकि सबको एक बहुत ही शानदार शुरुआत मिल सके। उसे क्रिस्टल पर अपने दोनों हाथ रखने के लिए कहा जाता है जिससे उसका क्लास पैनल एक्टिवेट हो सके। वहां मौजूद नाइट्स उसे अवेकनिंग प्रोसीजर के लिए आगे बुलाते हैं और यान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कदम बढ़ाता है। वह रत्ती भर भी नर्वस नहीं था क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि इसका अंत कहां होने वाला है। स्टूडेंट्स और यहां तक कि खुद टीचर भी बहुत ही बेसब्री से उसके एक ताकतवर कॉम्बैट क्लास अवेकन करने का इंतजार कर रहे थे। वे मन ही मन दुआ कर रहे थे कि बस उसकी कोई क्राफ्ट क्लास न निकले जो कि सबसे रद्दी मानी जाती है। पर होंगवेई को पूरा यकीन था कि इसकी किस्मत खराब होने वाली है। यान जैसे ही उस क्रिस्टल को छूता है उसमें से एक बेहद तेज और चमकदार रोशनी निकलती है और उसके सामने उसकी क्लास डिस्प्ले होती है, टिंकरर। बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक यह एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास थी और जैसे ही हर कोई स्क्रीन पर इसे देखता है सबके होश उड़ जाते हैं। टीचर गहरे शौक में अपना सिर पकड़ लेते हैं, यह सोचते हुए कि यान जैसे इतनी कड़ी मेहनत करने वाले लड़के के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ होंगवेई और उसके चमचे तो खुशी के मारे हंसते हंसते लोटपोट होने की कगार पर पहुंच चुके थे क्योंकि यान के साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। होंगवेई इस बात से बेहद एक्साइटेड था कि आखिरकार वह यान से आगे निकल जाएगा जिसने हर एक चीज में हमेशा उसे पछाड़ा था। उन नाइट्स में से एक यान को दिलासा देने की कोशिश करता है और कहता है कि टिंकरर उतनी भी बुरी नहीं है क्योंकि यह कम से कम फार्मर क्लास से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। वह उसे समझाता है कि वह इस स्किल का इस्तेमाल करके अपनी एक शॉप खोल सकता है और गियर रिपेयर करके अच्छे खासे पैसे कमा सकता है। तभी अचानक वह क्रिस्टल दोबारा रिएक्ट करना शुरू कर देता है और यह देखते ही वहां खड़े हर एक इंसान के कान खड़े हो जाते हैं क्योंकि इसका सीधा सा मतलब था कि वह अपनी एक सेकंड क्लास अवेकन कर रहा है। टीचर चिल्लाते हैं कि ड्यूअल क्लासेस अवेकन करना इस दुनिया में कितना रेयर है क्योंकि ऐसा करने वाले को जीनियसेस का भी जीनियस माना जाता है। टीचर को पूरा भरोसा था कि उसकी यह सेकंड क्लास पहली वाली से कहीं ज्यादा बेहतर और खतरनाक होगी, पर तभी उस क्लास पैनल पर सीधे फार्मर क्लास डिस्प्ले हो जाती है। यह भी पहली वाली की तरह ही एक एफ रैंक क्लास थी जिसे देखकर वहां मौजूद हर एक इंसान गहरे सन्नाटे और शौक में डूब जाता है क्योंकि एक फार्मर इस दुनिया में एक टिंकरर से भी कहीं ज्यादा बेकार और फालतू माना जाता था। होंगवेई तो हंसते हंसते सीधे जमीन पर गिरने की हालत में आ चुका था क्योंकि उसने जैसा सोचा था यान का हश्र बिल्कुल वैसा ही हुआ था। हर कोई तुरंत यह मान लेता है कि यान का पूरा करियर खत्म हो चुका है और वह एक फेलियर बन गया है और वहां मौजूद लोगों के मुंह से यान के लिए सहानुभूति और तरस के शब्द बहने लगते हैं। लेकिन गहराई में यान मन ही मन बेहद खुश हो रहा था। वह जानता था कि उसने जो क्लासेस अवेकन की है वे भले ही कचरा हैं, लेकिन उसके पास जो टैलेंट है वह एक ओवर पावर्ड गॉड टियर स्किल है। जहां तक टिंकरर क्लास और उसकी इन्नेट स्किल मॉडिफाई की बात थी, ये एक ऐसी स्किल थी जो किसी भी इन्नेट स्किल के नाम, इक्विपमेंट के नाम या आइटम के नाम में से किसी एक सिंगल वर्ड को पूरी तरह बदल सकती थी और इस मॉडिफिकेशन के बाद उस नाम के मालिक को नए नाम से मैच करती हुई बिल्कुल नई इन्नेट स्किल, इक्विपमेंट या आइटम हासिल हो जाता था। अगर इस बदलाव का टारगेट खुद यान से जुड़ा हो तो इसकी सक्सेस रेट पूरे 100% होती थी, लेकिन अगर टारगेट का लेवल खुद यान के लेवल से ऊंचा हो तो हर एक लेवल के अंतर पर यह सक्सेस रेट 10% कम हो जाती थी। रही बात उसकी दूसरी यानी फार्मर क्लास और उसकी इनेट स्किल ग्रोथ की, तो यह पौधों के बढ़ने की स्पीड को सीधे 110% तक बढ़ा देती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, ये टारगेट को, जिसमें खुद यन भी शामिल था, दोबारा रिवाइव कर सकती थी और उसके सारे घावों को पूरी तरह ठीक कर सकती थी। हालांकि इस दौरान खर्च हुआ माना वापस रिस्टोर नहीं हो सकता था,
यान अच्छे से जानता था कि जब तक वह इस स्किल का इस्तेमाल समझदारी से करेगा, ये इस दुनिया में उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड साबित होने वाली है। यन जब नए स्टूडेंट की रैंकिंग लिस्ट देखता है तो वह कसम खाता है कि वह इन दोनों ही लिस्ट्स में फर्स्ट प्लेस हासिल करके रहेगा। इस ताकत के दम पर उसका प्लान हर किसी को यह दिखाना था कि एक एफ रैंक क्लास के खौफ के साए में जीने का एहसास आखिर कैसा होता है। वैसे भी नंबर 1 स्टूडेंट को एसोसिएशन की तरफ से ढेर सारे रिसोर्सेज मिलते थे और उसका प्लान इस नई जिंदगी में सब कुछ खुद अकेले अपने दम पर करते हुए दुनिया का सबसे मजबूत वॉरियर बनना था। इसके बाद वह सीधे बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ रुख करता है। यह बेस खास तौर पर नए अवेकन हुए रुकीज को लेवल अप करने में मदद करने के लिए बनाया गया था, जो बेसिकली इंसानों द्वारा पाले गए कमजोर डीमन केव के जीवों से भरा हुआ था। इसे पूरी तरह सेफ माना जाता था और यह एक ऐसी जगह थी जहां नए प्लेयर्स सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर सकते थे। अगर कोई यहां के क्लियर टाइम रिकॉर्ड को तोड़ देता तो उसे आने वाले प्रोविंशियल रुकी टूर्नामेंट में बोनस पॉइंट्स मिलते, जिससे देश की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। ये बात अपने दिमाग में रखते हुए यैन ट्रेनिंग बेस की तरफ बढ़ता है, पर उसका इरादा बाकी सब की तरह सिर्फ नॉर्मल तरीके से लेवल अप करना नहीं था। वह वहां उस टाइम रिकॉर्ड को पूरी तरह चकनाचूर करने और टॉप यूनिवर्सिटी के लिए अपना टिकट पक्का करने आया था। जैसे ही वह एंट्रेंस पर पहुंचता है, वहां तैनात नाइट उसकी प्रोफाइल चेक करता है और हैरान रह जाता है कि यह लड़का पूरे 10,000 लोगों में से इकलौता ड्यूअल क्लास अवेकनर है। लेकिन अफसोस कि इसकी दोनों ही क्लासेस बिल्कुल रद्दी यानी एफ रैंक हैं। वह नाइट यान से यह पूछने पर मजबूर हो जाता है कि क्या वह सच में इस चैलेंज का सामना बिल्कुल अकेले अपने दम पर करना चाहता है। वह यान को अलर्ट करता है कि यह भले ही बिगिनर ट्रेनिंग बेस का सिर्फ फर्स्ट स्टेज डंजन है, लेकिन इसे पार करना किसी भी तरह से आसान नहीं है। वह नाइट यान को एडवाइस देता है कि वह अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ एक टीम बना ले, पर यान उसे बताता है कि उसने अपना मन पक्का कर लिया है और वह उस आदमी से अपनी बिगिनर गियर देने के लिए कहता है। मन ही मन उस नाइट को लग रहा था कि यान के लिए इस कड़वी हकीकत को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि क्लासेस अवेकन होने से पहले वह एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में ही पूरी एकेडमी में सबसे टॉप पर था और अब उसके हाथ में ये 2 एफ रैंक क्लासेस आई थीं। वह आदमी तब यान को बिगिनर गियर सौंपता है, पर यान ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसे सिर्फ एक आयरन सोर्ड ही नहीं दी गई थी, बल्कि उसके साथ लेदर बूट्स भी मौजूद थे। यान समझ जाता है कि वह नाइट उसके प्रति थोड़ी हमदर्दी और शराफत दिखा रहा है। वे बूट्स उसकी स्पीड को पूरे 3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा बढ़ा देते थे और भले ही वह आदमी उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर यान को एहसास हो चुका था कि वह सिर्फ उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा है। जैसे ही वह ट्रेनिंग एरिया के अंदर कदम बढ़ाता है, वह नाइट पीछे से आवाज देता है कि अगर वह अपनी तरफ तेजी से बढ़ते आ रहे उन चार्जिंग रैबिट्स को अकेले न संभाल पाए तो तुरंत मदद के लिए पुकार ले। यन इस वार्निंग के लिए नाइट का शुक्रिया अदा करते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता रहता है। ट्रेनिंग ग्राउंड में कदम रखने से ठीक पहले यान अपनी स्किल का इस्तेमाल करके उस सोर्ड और बूट्स के नाम को मॉडिफाई कर देता है ताकि सोर्ड की पेनिट्रेशन को बढ़ाया जा सके और बूट्स में एक्स्ट्रा बोनस मूवमेंट स्पीड जोड़ी जा सके। भले ही वह अपनी इस पावर से उस साधारण सोर्ड को सीधे एक होली सोर्ड या डीमन सोर्ड में बदल सकता था, पर वह इस ट्रेनिंग एरिया में ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां चारों तरफ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। अपनी पिछली जिंदगी में अपनी इस छिपी हुई ताकत को दुनिया के सामने एक्सपोज करने की वह बहुत बड़ी कीमत पहले ही चुका चुका था और वह इस जिंदगी में दोबारा वही गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह जानता था कि एक लेवल 1 गियर को वह चाहे जितना भी मॉडिफाई कर ले, वह उसे कोई रातों रात जादुई चीज नहीं बना सकता। हालांकि उसकी मौजूदा हालत के हिसाब से यह गियर भी उसके लिए काफी से ज्यादा था। बेसिकली यह पूरी ट्रेनिंग बेस 3 अलग अलग सेक्शंस में बंटी हुई थी: बेसिक एरिया, एडवांस्ड एरिया और बॉस एरिया। कोई भी नॉर्मल कॉम्बैट ट्रेनिंग इस बेसिक एरिया में की जा सकती थी और अगर किसी ट्रेनी को और ज्यादा मुश्किल चैलेंज चाहिए होती तो उनके पास एडवांस्ड एरिया का ऑप्शन मौजूद था। हालांकि
अगर किसी को एक नया क्लियर टाइम रिकॉर्ड सेट करना होता तो उसे हर हाल में बॉस एरिया तक पहुंचना पड़ता था और वहां मौजूद एक बॉस रैंक चार्जिंग रैबिट का खात्मा करना होता था। ये चार्जिंग रैबिट्स सिर्फ लेवल 1 मॉन्स्टर्स थे जिनके सिर पर एक मजबूत क्रिस्टल शेल होती थी और वे सीधे रैम करके सामने वाले को भारी नुकसान पहुंचाते थे। इन चार्जिंग रैबिट्स का टेम्पर भी बेहद खतरनाक और हिंसक होता है। बेसिकली यान इस ट्रेनिंग बेस में सीधे लेवल 5 तक पहुंचने के इरादे से आया था, लेकिन इस टारगेट को पूरा करने के लिए उसे कम से कम 100 चार्जिंग रैबिट्स को खत्म करना था। देखते ही देखते उन मॉन्स्टर्स ने उस पर एक साथ चार्ज कर दिया, लेकिन यान भी उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार था, क्योंकि लेवल 5 पर पहुंचने के बाद ही वह अगले स्टेज यानी व्हर्लविंड वुल्फ बेस को चैलेंज करने के लिए क्वालिफाई हो पाता। यह अगला इलाका नए प्लेयर्स के लिए किसी भयानक नाइटमेयर जैसा था, पर यान के लिए लेवल अप करने की यह एकदम परफेक्ट जगह थी। बिना किसी हिचकिचाहट के यान उन रैबिट्स की तरफ दौड़ता है और एक के बाद एक उन्हें गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर देता है। वह बिना किसी मेहनत के उन्हें चीरते हुए आगे बढ़ता है और अंदाजा लगाता है कि वह इस बार एक ही झटके में सीधे लेवल 10 तक पहुंच सकता है। लेवल 10 पर पहुंचते ही वह एक और ऐसी खतरनाक स्किल अनलॉक कर लेगा जो अल्टीमेट मॉन्स्टर्स बनाने में मदद कर सकती थी। इस ताकत के दम पर वह जानता था कि वह सच में बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। मॉन्स्टर्स से लड़ते हुए उसे ध्यान आता है कि इस समय बाहर होंगवेई अपनी क्लास अवेकन कर रहा होगा और वह अच्छे से जानता था कि वह लड़का अपनी क्लास एक्टिवेट होते ही सीधे उसे परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए यहां भागा चला आएगा। बिल्कुल उसकी उम्मीद के मुताबिक वहां होंगवेई अपनी क्लास अवेकन करने के लिए प्लेटफॉर्म पर कदम रख चुका था और वह मन ही मन दुआ कर रहा था कि उसे यान से ऊपर के रैंक की क्लास मिले ताकि वह आखिरकार उससे जीत सके। तभी वह क्रिस्टल बहुत ही अग्रेसिव तरीके से रिएक्ट करता है और जब उसकी क्लास आखिरकार सामने आती है, वह एक ए रैंक कॉम्बैट क्लास थी जिसका नाम था बर्जकर। ये देखते ही होंगवेई खुशी के मारे उछल पड़ता है क्योंकि उसे लगता है कि वह आखिरकार जीत चुका है। यहां तक कि बाकी स्टूडेंट्स भी यह देखकर दंग रह जाते हैं क्योंकि यान की वजह से होंगवेई हमेशा नंबर 2 पर ही अटका रहता था। होंगवेई पूरे घमंड के साथ चिल्लाकर सबसे कहता है कि वह अब नंबर 2 नहीं बल्कि इस स्कूल का नंबर 1 बन चुका है। होंगवेई के लैकीज भी आग में घी डालते हुए उसकी तारीफों के पुल बांधने लगते हैं और यन को ट्रैश बताते हुए कहते हैं कि उसने आखिरकार यन को पछाड़ दिया है। जब उन्हें वहां आसपास यान दिखाई नहीं देता तो वे मान लेते हैं कि होंगवेई की इतनी पावरफुल क्लास के बारे में जानकर यान डर के मारे कहीं मुंह छिपाने भाग गया है। तभी होंगवेई का एक लैकी उसे बताता है कि उसने यान को बिगिनर ट्रेनिंग बेस की तरफ जाते हुए देखा था। होंगवेई तुरंत अपने लोगों से उसके पीछे चलने के लिए कहता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि यान इस समय वहां अपनी एफ रैंक क्लास के साथ बुरी तरह संघर्ष कर रहा होगा। वे सब वहां से यह बहाना बनाकर निकलते हैं कि वे यान की मदद करने जा रहे हैं, पर टीचर अच्छे से जानते थे कि ये सब सिर्फ यान का मजाक उड़ाने वहां जा रहे हैं। टीचर इस बात से काफी दुखी थे क्योंकि वे जानते थे कि यान ने हमेशा कितनी कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने उसे रात देर तक क्लासरूम में पढ़ाई करते और कॉम्बैट में खुद को आखिरी हद तक झोंकते हुए देखा था। माना ट्रेनिंग रूम के अंदर पेन सेटिंग को पूरी तरह मैक्स्ड आउट पर रखने के बाद भी उन्होंने कभी यान के मुंह से एक छोटी सी चीख तक नहीं सुनी थी। टीचर को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि यान जैसे इतनी कड़ी मेहनत करने वाले लड़के की किस्मत में आखिरकार ये सबसे बेकार एफ रैंक क्लासेस कैसे आ सकती हैं। हालांकि उस भीड़ के बीच एक पर्पल हेयर वाला स्टूडेंट ऐसा भी था जिसे यान पर पूरा भरोसा था और उसका मानना था कि एफ रैंक क्लास अवेकन होने से यान की तरक्की कभी नहीं रुक सकती। ये स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि वोंगचिंग फन था, जो यान का असली राइवल भी था। वह एकेडमिक्स और कॉम्बैट दोनों में ही पूरे स्कूल में यान के ठीक पीछे यानी दूसरे स्थान पर आता था। उनके फर्स्ट ईयर के फाइनल मैचेस के दौरान चिंगफुंग स्टेज पर यान के उस फौलादी डिटर्मिनेशन को देखकर उसका मुरीद हो गया था। अब जब होंगवेई यान के लिए मुसीबत खड़ी करने का प्लान बना रहा था तो चिंगफुंग भी तमाशा देखने के लिए उनके पीछे चल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि यान को परेशान करने का हक सिर्फ उसका है। वह मन ही मन प्लान बनाता है कि अगर होंगवेई ने यान को छूने की भी हिमाकत की तो वह उसे वहीं कूट देगा। इसी बीच
ट्रेनिंग बेस के अंदर यान आखिरकार 100 से भी ज्यादा चार्जिंग रैबिट्स को ढेर कर चुका था। और भले ही उसे इसका पूरा एक्सपीरियंस मिल चुका था, पर इस लड़ाई ने उसके कमजोर शरीर को बुरी तरह थका दिया था। इसके बावजूद वह रत्ती भर भी परेशान नहीं था, क्योंकि अब सिर्फ उस रैबिट किंग को मारना ही बाकी रह गया था। और एक बार जब वह इस रैबिट किंग को हरा देता, तो यह पूरा एरिया क्लियर हो जाता और वह सीधे लेवल 5 पर पहुंच जाता। यह रैबिट किंग एक लेवल 5 मॉन्स्टर था, जिसके सिर पर एक स्पेशल एलिमेंटल क्रिस्टल शेल था और वह अपनी टक्कर से एलिमेंटल डैमेज पहुंचाने की ताकत रखता था। इस समय यान खुद लेवल 4 पर था और काफी घायल भी हो चुका था। इसलिए वह जानता था कि इस मोड़ पर रैबिट किंग से सीधे भिड़ना उसकी हार का कारण बन सकता है। हालांकि उसके दिमाग में जीतने का एक बहुत ही शानदार प्लान पहले से तैयार था। और जैसे ही वह चार्जिंग रैबिट अपनी इन्नेट स्किल फ्लेम हेडबट के साथ उसकी तरफ बिजली की रफ्तार से झपटता है, यन ठीक उसी पल का इस्तेमाल करता है जिसका वह इंतजार कर रहा था। वह अपनी पावर से उस रैबिट की स्किल के नाम को फ्लेम हेड बट से मॉडिफाई करके सीधे फ्लेम हेड बर्स्ट बना देता है। यह एक ऐसी खतरनाक स्किल थी जो उस मॉन्स्टर के सिर पर मौजूद क्रिस्टल को सीधे वहीं ब्लास्ट कर देती, जिससे दुश्मन के साथ साथ खुद उस रैबिट को भी सबसे भयानक नुकसान पहुंचता। इससे पहले कि वह रैबिट यान तक पहुंच पाता, उसके सिर का वह क्रिस्टल एक जबरदस्त धमाके के साथ फट जाता है और वह रैबिट किंग वहीं मौके पर ही ढेर हो जाता है। उसे खत्म करते ही यान बिल्कुल उम्मीद के मुताबिक सीधे लेवल 5 पर पहुंच जाता है और ठीक उसी समय वहां के नोटिस बोर्ड पर एक बड़ा अनाउंसमेंट फ्लैश होता है, चार्जिंग रैबिट का एलीट रिकॉर्ड अब यान द्वारा सिर्फ 36 मिनट्स में पूरी तरह तोड़ दिया गया है। बाकी स्टूडेंट्स जब स्क्रीन पर यह देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि पिछले साल का सबसे बेस्ट रिकॉर्ड वेन घंटे से भी ज्यादा का था। होंगवे को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता और वह मान लेता है कि यान ने पक्का यहां कोई न कोई चीटिंग की है। वह सबके सामने यान को एक ढोंगी और फर्जी साबित करने के लिए उसके पीछे भागता है। चूंकि यान इन चार्जिंग रैबिट्स को पूरी तरह धूल चटा चुका था, वह समझ जाता है कि अब अगले स्टेज की तरफ कदम बढ़ाने का समय आ चुका है, जो कि इन खरगोशों के मुकाबले कहीं ज्यादा खतरनाक और मजबूत था। आगे बढ़ने से पहले वह अपनी हीलिंग स्किल का इस्तेमाल करके खुद के सारे जख्मों को पूरी तरह ठीक कर लेता है। अब जिन अगले खूंखार मॉन्स्टर्स के सामने वह खड़ी-डीडा होने वाला था, वे कोई और नहीं बल्कि व्हर्लविंड वुल्व्स थे। और अपनी पिछली जिंदगी में इस वुल्फ किंग ने यान को उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तगधी मुसीबत में डाल दिया था। हालांकि इस बार उसका प्लान कुछ अलग था। वह न सिर्फ उस वुल्फ किंग से पुराना हिसाब चुकता करने वाला था, बल्कि उससे सूद समेत बदला लेने की तैयारी में था। कुछ ही पलों बाद वह व्हर्लविंड वुल्व्स के लिए तय किए गए ट्रेनिंग बेस पर पहुंच जाता है। इस बेस के अंदर जो आम भेदिए थे, उनका लेवल 6 to 9 के बीच था, और जो उनका राजा था वह सीधे लेवल 10 का एक खूंखार मॉन्स्टर था। लेकिन इस स्टेज पर आने वाले नए फ्रेशमैन का स्तर अमूमन लेवल 1 to 5 के बीच ही होता था। इसलिए किसी भी आम प्लेयर के लिए इस बेस को चुनना सीधे तौर पर आप बैल मुझे मार वाली बात थी। बेसिकली इन व्हर्लविंड वुल्व्स की ताकत खौफनाक हद तक ज्यादा थी, लेकिन इसके साथ ही यहां मिलने वाले रिवॉर्ड्स भी बहुत बढ़े थे। अगर कोई इस खतरनाक बेस में टिक जाता तो उसे इस शुरुआती स्टेज पर किसी भी दूसरी जगह के मुकाबले कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल होते। यान इस समय खुद लेवल 5 पर था, और अगर वह किसी तरह उस वुल्फ किंग को धूल चटाने में कामयाब हो जाता तो वह एक ही झटके में सीधे लेवल 10 पर छलांग मार सकता था। एक नॉर्मल ग्राउंड पर किसी नए प्लेयर को लेवल 10 तक पहुंचने में लगभग 10 दिन का समय लग जाता था, लेकिन इस बेस को सिर्फ एक बार क्लियर करते ही इंसान सीधे लेवल 10 पर पहुंच जाता था। और लेवल 10 हिट करने के बाद कोई भी अपनी एक दूसरी जन्मजात सेकंड इनेट स्किल को जगा सकता था, और साथ ही उसे वाइल्ड में अकेले जाकर ट्रेनिंग करने की ऑफिशियल परमिशन भी मिल जाती थी। ताकतवर बनने के अपने सफर में यान के लिए ये दोनों ही फायदे बेहद जरूरी थे, इसलिए वह जानता था कि जितनी जल्दी यह काम हो जाए उतना ही बेहतर है। जैसे ही वह बेस के एंट्रेंस पर पहुंचता है, वहां उसकी मुलाकात एक बेहद रूड नाइट से होती है, जो चार्जिंग रैबिट बेस वाले भले नाइट से बिल्कुल अलग था। वह लडिच का बड्ढे ही घमंडी अंदाज में यान से पूछता है कि
क्या वह सच में इस बेस को अकेले क्लियर करने का पागलपन करने जा रहा है? क्योंकि यहां लेवल 8 और 9 वाले टॉप स्टूडेंट्स भी पूरे 6 मैन पार्टी बनाकर ही अंदर घुसने की हिम्मत करते हैं। वह जिक्र करता है कि पहले एक जीनियस स्टूडेंट ने, जिसने एक ए रैंक क्लास को जगाया था, इसे अकेले सोलो क्लियर करने की कोशिश की थी, पर उसका अंजाम बहुत बुरा हुआ और वह बुरी तरह घायल हो गया। नतीजा यह हुआ कि वह कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने तक के लायक नहीं रहा। इसीलिए उस नाइट को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि यान जैसा एक एफ रैंक पीस ऑफ ट्रैश वह कारनामा कर पाएगा जो वह जीनियस भी नहीं कर सका था। यान उस लाडिचके को इस वार्निंग के लिए शुक्रिया कहता है, पर उसे साफ लफ्जों में बता देता है कि उसका अपना इरादा बदलने का दूर दूर तक कोई मूड नहीं है। हालांकि वह नाइट पलटकर कहता है कि वह उसे कोई वार्निंग नहीं दे रहा था। अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो वह जाकर अपनी जान गंवाने के लिए पूरी तरह आजाद है। यन को इस बात से कोई हैरत नहीं हुई कि उसे एक बार फिर यहां नीची नजर से देखा गया था, पर वह अच्छे से जानता था कि वह ऐसा इंसान कभी नहीं रहा जो किसी एरे गेरे की बकवास सुनकर अपने कदम पीछे खींच ले। यान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेनिंग बेस के अंदर दौड़ लगा देता है और सीधे भेदियों के झुंड की तरफ लपकता है। वह नाइट बालकनी पर खड्डा होकर तमाशा देख रहा था और उसे इस बात पर हैरानी हो रही थी कि यन सीधे उन भेदियों पर टूट पड़ डालने के लिए भाग रहा है। उसका मानना था कि यान सिर्फ एक बेवकूफ और नासमझ खिलाड़ी है जो खुद अपने हाथों मौत के कुएं में कूद रहा है। हालांकि उसकी यह गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाती है जब वह यान को उन मॉन्स्टर्स को गाजर मूली की तरह काटते हुए देखता है, मानो वे उसके सामने कुछ भी ना हो। हैरान होकर उस नाइट के चेहरे से पसीना छूटने लगता है, क्योंकि यान ने अभी तक अपनी किसी इनेट स्किल्स का इस्तेमाल तक नहीं किया था और वह सिर्फ अपनी तलवारबाजी से उन मॉन्स्टर्स के साथ खिलौना समझकर खेल रहा था। यह खौफनाक नजारा देखकर वह नाइट खुद से सवाल करने पर मजबूर हो जाता है कि क्या यान सच में कोई छिपा हुआ जीनियस है? कुछ ही देर के भीतर यान ने उन खूंखार मॉन्स्टर्स को मार मार कर उनकी लाशों का एक बहुत बड्ढा हीप खड़ा कर दिया था और इस मोद्दे पर पहुंचकर वह नाइट मन ही मन यह मान चुका था कि यन कोई मामूली खिलाड़ी नहीं बल्कि एक असली पावर हाउस है। उसे याद आता है कि अंदर घुसते समय उसने यन का कितना मजाक उड़ाया था, इसलिए वह समझ जाता है कि अब यहां और ज्यादा देर टिकना और यन के बाहर आने पर उसका सामना करना उसके लिए एक बहुत ही बुरा आइडिया साबित हो सकता है। वह वहां से दफा हो जाता है। दूसरी तरफ यन उन लाशों के ढेर पर बैठकर अपनी एनर्जी को दोबारा रिचार्ज कर रहा था और वह खुद इस बात को स्वीकार करता है कि इस ट्रेनिंग बेस की कठिनाई वाकई बहुत ऊंचे दर्जे की थी, क्योंकि अगर उसके पास उसकी वह रेजरेक्शन वाली हीलिंग स्किल न होती तो वह यहां अब तक न जाने कितनी ही बार मारा जा चुका होता। इस मौद्दाच पर उन कष्टप्रद भेदियों के खिलाफ एक बेहद ही दर्दनाक और कठिन लड़ाई लड़ने के बाद वह आखिरकार लेवल 9 पर पहुंच चुका था, जो साफ तौर पर उन खरगोशों से कहीं ज्यादा मजबूत और चालाक थे। भले ही उसके पास चोटों को ठीक करने वाली कमाल की स्किल थी, पर घावों से होने वाला वह भयानक दर्द कम नहीं होता था। लेकिन यान को इस दर्द की कोई परवाह नहीं थी। वह जानता था कि अपनी किस्मत की लकीरों को बदलने के लिए थोड़े बहुत दर्द से तो गुजरना ही पड़ता है, और चूंकि वह भेदियों के उस पूरे पैक को साफ कर चुका था, अब उसके सामने सिर्फ उनका राजा यानी वुल्फ किंग बाकी रह गया था। ठीक उसी पल वह लेवल 10 का वुल्फ किंग दूर परछाइयों से निकलकर उसके सामने आ खड़ा होता है। यह एक ऐसा खतरनाक मॉन्स्टर था जिसके शरीर के बाल सीधे विंड एलिमेंट के साथ गूंज रहे थे और उसके पास विंड ब्लेड क्लॉ नाम की एक बेहद ही घातक स्किल थी। उस भेदिये की स्किल्स को अच्छे से चेक करने के बाद यान समझ जाता है कि यहां उसके नाम में मॉडिफाई करने की गुंजाइश बहुत ही कम है, और अगर उसने जबरन कोई बदलाव करने की कोशिश की तो हालात सुधरने के बजाय और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वह मन ही मन सोचने लगता है कि इस नाजुक स्थिति में अब उसे क्या करना चाहिए, और आखिरकार वह अपनी शर्ट उतारकर अपनी फौलादी बॉडी दिखाता है और ऐलान करता है कि वह इस लड़ाई को सीधे इन अ मैन्स वे लड़ाच कर खत्म करेगा। अपनी जादुई स्किल्स के अलावा वह जानता था कि वह एकेडमिक्स एंड कॉम्बैट दोनों ही चीजों में स्कूल का नंबर 1 योद्धा रहा है।
बिना एक भी पल गंवाए यन सीधे उस वुल्फ किंग पर झपट्टा मार देता है, उसे यह दिखाने के लिए कि वह किस मिट्टी का बना है। दूसरी तरफ होंगवेई और उसके चमचे उस चार्जिंग रैबिट ट्रेनिंग बेस से मुश्किल से अपनी जान बचाकर बाहर निकले थे। अगर उन्होंने बिल्कुल सही समय पर एसोसिएशन के नाइट्स से हेल्प न मांगी होती तो वे आज वहां पक्का मारे जाते। वहां तैनात इंचार्ज नाइट उन सबको इस लापरवाही के लिए बहुत बुरी तरह लताड़ डाहता है कि जब वे बाकी सबकी तरह सुरक्षित बेसिक जोन में रहकर आराम से ट्रेनिंग कर सकते थे तो वे अपनी औकात से बाहर जाकर उस एडवांस्ड जोन में आखिर क्यों घुसे थे। गहराई में होंगवेई इस बात से बुरी तरह चिढ़ा हुआ था कि पूरी पार्टी होने के बावजूद वह बॉस जोन तक नहीं पहुंच सका, जिससे वह सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर यान ने इसे सोलो कैसे क्लियर कर लिया। होंगवेई गुस्से में अपने ही एक चमचे को जोरदार मुक्का जड़ देता है, क्योंकि उसका पूरा मानना था कि यान ने पक्का यहां कोई न कोई चीटिंग की है। अभी उनकी यह बदहाली कम नहीं हुई थी कि तभी वहां का नोटिस बोर्ड एक और धमाकेदार नोटिफिकेशन के साथ चमक उठता है, जिससे हर किसी को पता चलता है कि व्हर्लविंड वुल्व्स ट्रेनिंग बेस को भी यान द्वारा सिर्फ 58 मिनट्स के रिकॉर्ड टाइम में पूरी तरह क्लियर कर दिया गया है। होंगवे के चमचे यह देखकर पूरी तरह सदमे में आ जाते हैं, पर यह खबर होंगवे को उस घिनौने प्लान के लिए और ज्यादा मोटिवेट कर देती है जो उसने यान के लिए सोच रखा था। वह तुरंत अपने गुर्गों से कहता है कि अब समय आ गया है कि वे यान को बधाई देने के बहाने भेदियों के उस ट्रेनिंग बेस की तरफ बढ़ें। वह चाहे जो हो जाए, यान के इस रुतबे और नामो निशान को पूरी तरह बर्बाद करने का प्लान बना चुका था। उधर ट्रेनिंग बेस के अंदर यन आखिरकार उस लेवल 10 पर पहुंच चुका था जिसका वह लक्ष्य लेकर चला था, जहां वह आखिरकार अपनी एक दूसरी सेकंड इनेट स्किल को जगा सकता था। टिंकरर क्लास की तरफ से उसे नई स्किल के रूप में ड्यूरेबिलिटी हासिल हुई, जबकि फार्मर क्लास की तरफ से उसे प्लांट ग्राफ्टिंग की स्किल मिली। यन इस बात से बेहद खुश था कि उसे आखिरकार प्लांट ग्राफ्टिंग की स्किल मिल गई है, और वह बिना कोई वक्त गंवाए अपनी मॉडिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करके इसके नाम को सीधे यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग में बदल देता है। यह यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग स्किल एक बेहद ही खतरनाक और गेम चेंजिंग पावर थी जो अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट बीस्ट्स बनाने की क्षमता रखती थी, और यान फूला नहीं समा रहा था कि यह आखिरकार उसकी हो चुकी थी। इस यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग स्किल की मदद से वह दो अलग अलग स्पीसीज के जीन्स को आपस में ग्राफ्ट कर सकता था, जिससे रैंडमली एक बिल्कुल नई प्रजाति का जन्म होता जो या तो पहले वाली से कहीं ज्यादा सुपीरियर होती या फिर इंफीरियर। मौजूदा समय में एक सुपर पावरफुल प्रजाति बनाने के उसके चांसेस सिर्फ 10% थे, लेकिन जैसे जैसे इस स्किल का लेवल बढ़ता वैसे वैसे उन प्रजातियों की तादाद भी बढ़ती जिन्हें वह आपस में ग्राफ्ट कर सकता था, और इसके साथ ही एक सुपीरियर प्रजाति पैदा करने के उसके चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाते। भले ही इस ग्राफ्टिंग की शर्तें काफी कठिन और सीमित थीं, पर यैन को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि यह इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली स्किल्स में से एक थी। बेसिकली जो मॉन्स्टर्स पहले से ही ताकतवर हैं, वे दो ए रैंक मॉन्स्टर्स के कॉम्बिनेशन से और भी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज हासिल कर सकते थे। यहां तक कि एक एस रैंक मॉन्स्टर के बनने की संभावना भी थी, और एक बार बीस्ट टेमर्स स्किल स्क्रोल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद यान उसे अपनी जिंदगी भर का एक वफादार बैटल कंपेनियन बना सकता था। अपनी पिछली जिंदगी को याद करते हुए यान को ध्यान आता है कि कैसे उन बिग शॉट्स ने उसकी इस अनोखी पावर के रिजल्ट्स का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए किया था, लेकिन इस बार उसका पूरा प्लान इस ताकत का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करने का था। सब कुछ पूरा होने के बाद यान समझ जाता है कि अब यहां से बाहर निकलने का समय आ चुका है, और वह अपनी इस अविश्वसनीय प्रोग्रेस को देखकर खुद काफी इंप्रेस था। यहां तक कि वह लड़ाई के दौरान एक जादुई मैजिक क्रिस्टल हासिल करने में भी कामयाब रहा था, जो मार्केट में बहुत ही ऊंचे दामों पर बिकता था। इनके ड्रॉप रेट बहुत ही कम होने की वजह से अगर इन्हें गियर्स या हथियारों में एम्बेड कर दिया जाए तो उनसे बेहद शक्तिशाली इफेक्ट्स मिलते थे। लेकिन ट्रेनिंग ग्राउंड से मिलने वाले ये सारे क्रिस्टल्स एसोसिएशन की प्रॉपर्टी होते थे। इस समय वह लेवल 10 पर था, जिसका सीधा सा मतलब था कि वह आखिरकार डेमन केव के खतरनाक वाइल्ड्स में अकेले कदम रखने के लिए आजाद था,
और वहां उसे जो कोई भी क्रिस्टल या मटेरियल मिलता वह सिर्फ और सिर्फ उसका अपना होता। इस ताकत के साथ यान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि उसकी पैसों की किल्लत अब हमेशा हमेशा के लिए गुजरे जमाने की बात बनने वाली है। ठीक तभी उसकी छाती पर उस वुल्फ किंग के पंजे से लगे जख्म की वजह से उसे एक बहुत ही भयानक और दर्दनाक झटका लगता है। और चूंकि यह चोट इतनी गहरी नहीं थी कि उसकी जान ले सके, इसलिए उसकी वह रेजरेक्शन वाली हीलिंग स्किल खुद ब खुद एक्टिवेट नहीं होने वाली थी। स्थिति को और बदतर यह चीज बना रही थी कि उसके पास किसी अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाने तक के पैसे नहीं थे, जिसका सीधा सा मतलब था कि इस समय उसके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन यही था कि वह खुद को किल कर ले और अपनी रिजरेक्शन स्किल को ट्रिगर कर दे। हालांकि वह वहां ड्यूटी पर तैनात नाइट्स के सामने ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे साफ तौर पर उन सबको उस पर बहुत गहरा शक हो जाता। वह समझ जाता है कि उसे बस कोई ऐसी सुनसान और शांत जगह ढूंढनी होगी जहां आसपास कोई न हो, ताकि वह वहां जाकर मर सके और पूरी तरह ठीक होकर वापस आ सके। वह अपनी शर्ट पहनता है और बाहर कदम बढ़ाता है, पर जैसे ही वह बाहर आता है, वहां का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बाहर लोगों की एक बहुत बड्ढी भिड्डा इकट्ठा थी। वे ज्यादातर उसी के स्कूल के स्टूडेंट्स थे, जो बहुत ही बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। और यहां तक कि स्कूल के सीनियर्स भी उसका वह ऐतिहासिक रिकॉर्ड टूटने का तमाशा देखने वहां पहुंच चुके थे। इतने सारे लोगों को अपने चारों तरफ देखकर यान को एहसास हो जाता है कि इस माहौल में अपनी रिजरेक्शन स्किल का इस्तेमाल करना किसी भी तरह मुमकिन नहीं है। सबसे बुरी बात तो यह थी कि अगर इस कमजोर हालत में उसे कोई और चोट लगती है और वह अचानक सबके सामने रातों रात बिल्कुल भला चंगा होकर जी उठता है, तो लोग तुरंत नोटिस कर लेंगे कि दाल में कुछ काला है। उसकी सबसे बड़ी चिंता अब यह बन चुकी थी कि वह आखिरकार इस तमाशा देखने आई भीड़ से खुद का पीछा कैसे छुड़ाए। तभी अचानक उसके सारे जख्म खुद ब खुद बहुत तेजी से भरने लगते हैं, और जब वह हैरत में पड़कर ऊपर नजर उठाता है, तो उसे कल्टीवेशन की एक बेहद ही दुर्लभ एस रैंक सपोर्ट प्रोफेशन यानी होली एंजल की पावर अपने शरीर पर काम करती हुई दिखाई देती है। यह देखकर हर कोई दंग रह जाता है, और जब वे मुद्दा कर देखते हैं कि इस चमत्कारी हीलिंग के पीछे आखिर किसका हाथ है, तो उन्हें पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि महान क्लैंस में से एक याओ परिवार की बेटी कैक्सीन है। बाकी स्टूडेंट्स पूरी तरह गहरे सन्नाटे में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कैक्सीन के कैलिबर की इतनी बड़ी हस्ती खुद यहां आएगी। यन भी पूरी तरह दंग रह गया था, क्योंकि इस लड्डेचकी ने सचमुच अभी अभी उसकी जान बचाई थी। वह उसके पास जाता है और अपने सारे घावों को गायब पाकर उसका दिल से शुक्रिया अदा करता है। वह कैक्सिन से कहता है कि चूंकि उसने आज उसकी जान बचाई है, इसलिए वह फ्यूचर में उसके सारे गियर्स और इक्विपमेंट्स की रिपेयरिंग का काम खुद संभालेगा। गहराई में वह मन ही मन यह उम्मीद भी कर रहा था कि काश आगे चलकर वे दोनों एक साथ टीम बनाकर काम कर सकें, क्योंकि इस लड्डचकी की यह कमाल की हीलिंग स्किल किसी भी मुश्किल मौद्दच पर उनके बहुत काम आने वाली थी। कैक्सिन उसकी इस कृतज्ञता को स्वीकार करती है और मुस्कुराते हुए यान से कहती है कि वह उस दिन का इंतजार करेगी जब उसके इक्विपमेंट्स टूटेंगे। सब कुछ बहुत ही स्मूथ और बढ़िया चल रहा था कि तभी अचानक वहां विलेन की तरह होंगवेई एंट्री मारता है और सबके सामने यान पर सीधे चीटिंग का आरोप मर देता है। वह अपनी पूरी फटी आवाज में चिल्लाते हुए वहां मौजूद बाकी सबसे कहता है कि वे इस यान के झांसे में बिल्कुल न आए, क्योंकि यह लड्डेच का कुछ और नहीं बल्कि एक नंबर का फ्रीकिंग चीटर है। वह चिल्लाकर दावा करता है कि यान का यह तूफानी स्पीडरन रिकॉर्ड सिर्फ और सिर्फ चीट्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। वह सबके सामने चिल्लाकर कहता है कि यन सिर्फ एक ड्यूअल एफ रैंक ट्रैश है, जिसे सुनते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ डीएच जाते हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि एक क्राफ्ट क्लास के साथ अवेकन होने का सीधा सा मतलब था शारीरिक रूप से शून्य, यानी जीरो कॉम्बैट पावर। होंगवेई अपनी बात जारी रखते हुए कहता है कि किसी भी प्लेयर के लिए इस ट्रेनिंग बेस को अकेले क्लियर करना और वो भी एक नया रिकॉर्ड बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। वह दलील देता है कि ऐसा सिर्फ तभी मुमकिन हो सकता है जब किसी के पास बेहद खतरनाक और शक्तिशाली गियर्स हों, लेकिन यान के लिए ऐसा करना वैसे भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि वह बेहद गरीब है। गहराई में होंगवेई का पूरा मानना था
कि यान ने ये सब सिर्फ ओछी ट्रिक्स और धोखाधड़ी के दम पर किया है, क्योंकि वह उससे सीधे और निष्पक्ष मुकाबले में कभी नहीं जीत सकता था। होंगवेई आगे कहता है, अगर यान इतने महंगे और शक्तिशाली गियर खरीदने के काबिल था, तो इसका मतलब है कि वह कभी गरीब था ही नहीं, बल्कि उसने स्कूल से मिलने वाली फाइनेंशियल एड को हड़पने के लिए यह सब ढोंग रचा था। जैसे ही वहां खडीडी भीडी इस बात को सुनती है, यान को लेकर उनका सारा एक्साइटमेंट धीरे धीरे ठंडा पड्डीडी एचने लगता है। यह देखकर यान खुद आगे बढ़ता है और होंगवेई से पूछता है कि क्या वह चाहता है कि वह खुद को बेकसूर साबित करे। होंगवेई चिल्लाकर कहता है कि वह भी बिल्कुल यही चाहता है। वह यान को चुनौती देता है कि वह अपने सारे गियर्स उतारकर उससे सीधे आमने सामने की लड्ढाई लड्ढे, और अगर यान उसे हराने में कामयाब रहा तो वह मान लेगा कि उसने कोई चीटिंग नहीं की है। केक्सिन तुरंत आगे बढ़कर यान को टोकती है और कहती है कि वह इस झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि उसे किसी ऐरे गहरे के सामने खुद को साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यान उसकी इस चिंता के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। वह बिना किसी हिचकिचाहट के होंगवेई की इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसका प्लान इस होंगवेई को हमेशा हमेशा के लिए उसके रास्ते से हटाना था, ताकि वह फ्यूचर में दोबारा कभी उसके काम में टांग न अड्ढा सके। होंगवेई पूरे घमंड के साथ अपनी बजर्कर ऑरा को रिलीज करता है और यान को चेतावनी देता है कि उसे चुनौती देकर वह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा है। वह पूरे कॉन्फिडेंस में चिल्लाते हुए कहता है कि वह यान को इतनी बेरहमी से कूटेगा कि उसके सारे दांत टूट कर बाहर आ जाएंगे। होंगवेई तुरंत अपनी बर्जकर स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जो हर एक मिनट में उसके शरीर से 8% एचपी को सोखती थी, लेकिन बदले में उसके भीतर लड़ होने की भूख को भड़हचकाने के साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और डिफेंस को सीधे 30% तक बढ़ा देती थी। यन होंगवेई को चिढ़ाते हुए कहता है कि उसे उसकी ये बड्ढी बड्ढी डींगें सुनना काफी पसंद आया, लेकिन वह यह देखने के लिए उत्सुक है कि क्या वह इस एनर्जी को अगले 1 मिनट तक भी टिका कर रख पाएगा। यान को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि होंगवेई सचमुच यह सोच रहा था कि वह सिर्फ क्लास के इस अंतर के दम पर उसे कुचल देगा। यान तुरंत अपना एक फाइटिंग स्टैंस ले लेता है, क्योंकि वह होंगवेई को एक ऐसा सबक सिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था जिसे वह जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और वो सबक यह था कि असली ताकत कभी किसी की क्लास से तय नहीं होती। गहराई में यन ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्रेनिंग ग्राउंड से बाहर निकलने से पहले ही उसने अपने सारे गियर्स को वापस उनकी ओरिजिनल स्टेट में बदल दिया था। इसलिए उसे इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि कोई उसके इक्विपमेंट्स में कोई गडीडीडैपडीडीएच नोटिस कर पाएगा। यहां तक कि यान अपने पैरों से वे लेदर बूट्स भी उतारकर फेंक देता है, ताकि वह होंगवेई को साफ दिखा सके कि इस समय उसके पूरे शरीर पर गियर का एक टुकड़ा तक मौजूद नहीं है। होंगवेई को लगता है कि यह स्थिति पूरी तरह उसके फायदे में है, और वह सीधे यान के सिर पर निशाना साधते हुए एक जबरदस्त मुक्का जड़ ढहाने के लिए आगे लपकता है। लेकिन यान पलक झपकते ही बड़ी आसानी से उसके उस वार को चकमा दे देता है, जिसे देखकर होंगवेई के होश उड़ जाते हैं। होंगवेई को इस बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं होता, और वह इस उम्मीद में हवा में पागलों की तरह मुक्के चलाना शुरू कर देता है कि कोई एक आधा वार तो यान को लग ही जाएगा। हालांकि यान की तूफानी रफ्तार के सामने उसके सारे मुक्के बेहद सुस्त और धीमे दिखाई दे रहे थे, और यान हर बार बड़ी आसानी से रास्ते से हटकर उन्हें डॉज कर रहा था। यान मन ही मन स्वीकार करता है कि एक ए रैंक बर्जर्कर क्लास वाकई काफी इंप्रेसिव होती है, लेकिन कोई भी हमला सिर्फ तब मायने रखता है जब वह सीधे निशाने पर जाकर लगे। वह जानता था कि इस तरह हवा में अंधाधुंध मुक्के चलाना सिर्फ अपनी स्टैमिना को बर्बाद करना है, और वह होंगवे को याद दिलाता है कि पिछले 3 सालों से एक साथ रहने की वजह से वह उसके फाइटिंग स्टाइल को रट चुका है। यान तुरंत एक काउंटर स्ट्राइक की तैयारी करता है और होंगवेई को याद दिलाता है कि उसने पिछले 3 सालों में आज तक एक बार भी यान के फाइटिंग स्टाइल को नहीं भांपा। इससे पहले कि होंगवेई कोई रिएक्ट कर पाता, यान बिजली की रफ्तार से सीधे उसके राइट टॉर्सो पर एक ऐसा शक्तिशाली मुक्का झटढता है जो होंगवेई के पूरे शरीर में दर्द की एक भयानक लहर दौड़ा देता है। वह दर्द के मारे बुरी तरह कराहते हुए सीधे जमीन पर आ गिरता है, और यन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऐलान करता है कि इस स्कूल का असली टॉप डॉग आज भी वही है।
वहां खडीढा हर एक इंसान हैरान होकर अपना सिर पकड़ डीडीएच लेता है और सोचने लगता है कि आखिर इस दुनिया में यह कैसे मुमकिन है कि एक एफ रैंक क्राफ्ट क्लास वाले लड़ढके ने एक झटके में इतने शक्तिशाली ए रैंक बजर्कर को धूल चटा दी। चूंकि उसने होंगवेई को उसकी असली औकात दिखा दी थी, यान समझ जाता है कि अब यहां से निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि उसे बहुत जल्द डेमन केव के वाइल्ड्स की तरफ कूच करना था। हालांकि वहां कदम रखने से पहले उसे अपने लिए कुछ ढंग के गियर्स का इंतजाम करना बेहद जरूरी था। अपनी मॉडिफिकेशन स्किल के दम पर वह अच्छे से जानता था कि अच्छे इक्विपमेंट्स हासिल करना उसके लिए कभी कोई बड़ी समस्या नहीं होने वाला। लेकिन चूंकि उसने एसोसिएशन से मिले सारे गियर्स वापस कर दिए थे, इसलिए उसके पास बाजार से कुछ बेसिक गियर्स खरीदने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। पर जैसे ही वह अपना वॉलेट चेक करता है, उसे याद आता है कि वह इस समय कितना तगड़ा ब्रोक है। तभी अचानक उसकी इंद्रियां सतर्क हो जाती हैं और उसे पीछे से अपनी तरफ बहते हुए एक मुक्के का एहसास होता है। वह बिना एक भी पल गंवाए तुरंत रिएक्ट करता है और बड्ढी आसानी से उसे हवा में ही ब्लॉक कर देता है। वह मुद्द कर देखता है कि आखिर पीछे कौन है, तो सामने उसका पुराना दोस्त और प्रतिद्वंद्वी चिंगफोंग खड्डा था। चिंगफोंग उसके इस शानदार ब्लॉक के लिए उसकी तारीफ करता है और कहता है कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह लगातार 3 सालों से पढ़ाई और लड़ाई दोनों ही चीजों में पूरी एकेडमी में हमेशा टॉप पर रहा है। चिंगफोंग यान को एक ड्रिंक ऑफर करता है और यान उससे पूछता है कि क्या वह उस समय वहीं था जब उसकी होंगवेई के साथ लड़ाई चल रही थी। चिंगफोंग इस बात को कंफर्म करता है और कहता है, अगर तुम उस होंगवेई को नहीं हरा पाते तो मैं खुद बीच में कूद कर उसे वहीं कूट देता, क्योंकि इस पूरी एकेडमी में तुम ही इकलौते ऐसे विरोधी हो जिसे मैं अपने टक्कर का मानता हूं। चिंगफोंग साफ कहता है कि होंगवेई जैसे फालतू लोगों की उसकी नजरों में कोई औकात नहीं है, और यान भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि चिंगफोंग ने कभी उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया ही नहीं था। असल में उनके फर्स्ट ईयर के फाइनल मुकाबलों के दौरान चिंगफोंग ने खुद स्टेज पर हार मान ली थी, यानी थ्रू इन द टावल। और उस दिन के बाद से चिंगफोंग ने हर साल यान के सामने बिना लाढ़े ही खुद को सरेंडर कर दिया था। यान इस बात की तरफ भी इशारा करता है कि वह अच्छे से जानता है कि चिंगफोंग जानबूझकर उसे नंबर 1 की स्कॉलरशिप दिलाना चाहता है, क्योंकि चिंगफोंग खुद एक बहुत ही अमीर घराने का लड़डेच का यानी रिच सेकेंड जनरेशन किड है, इसलिए साफ तौर पर उसे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं है। चिंगफोंग इस बात से मुकरने की कोशिश करता है और हंसते हुए कहता है कि वह तो बस यान की उन बेरहम और खतरनाक आंखों से डर गया था। यन तब इस मौके का फायदा उठाते हुए उसे सीधे पूछता है कि अगर इस साल के नेशनल रुकी टूर्नामेंट में वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो क्या वह तब भी बिना लड़े ही सरेंडर कर देगा। लेकिन चिंगफोंग उसे साफ कह देता है कि इस बार ऐसा होने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। चिंगफोंग वादा करता है कि वह यान के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से लड़ेगा, यानी गो ऑल आउट, और वे दोनों इस बात पर अपनी ड्रिंक्स के साथ एक टोस्ट करते हैं। ठीक तभी चिंगफोंग यान की तरफ पूरे 2000 पॉइंट्स वाली रकम का एक कार्ड फेंकता है और उससे कहता है कि वह उसकी व्हर्लविंड वुल्फ स्पीड रन स्ट्रैटेजी खरीदना चाहता है। वहां से निकलते हुए वह यान को याद दिलाता है कि वह उस स्ट्रैटेजी को जल्द से जल्द उसे सेंड कर दे, और यान भी उसे भरोसा दिलाता है कि वह ऐसा ही करेगा। उसके जाने के बाद यान एक राहत की सांस लेता है और मन ही मन स्वीकार करता है कि इस मदद के लिए वह चिंगफोंग का कर्जदार हो गया है। पर वह खुद से वादा करता है कि वह भविष्य में उसका यह आसान सूद समेत वापस चुका देगा। अब चूंकि उसके पास खर्च करने के लिए पूरे 2000 आ चुके थे, वह सीधे मार्केट के स्टॉल्स की तरफ निकलने का प्लान बनाता है, यह सोचते हुए कि आज उसे वहां आखिर क्या खजाना हाथ लगने वाला है। कुछ ही देर बाद यान ब्लैक मार्केट के उस सबसे सस्ते चीपेस्ट ब्लैक मार्केट स्टॉल पर पहुंच जाता है जिसे वह जानता था। हालांकि वह वहां किसी बहुत ही अनोखी या चमत्कारी चीज की उम्मीद लेकर नहीं आया था, क्योंकि वहां बिकने वाला सारा सामान बिल्कुल बेसिक दर्जे का था। पर इसका मतलब यह भी नहीं था कि वहां कुछ बढ़िया मिल ही नहीं सकता। जल्द ही उसे एक ऐसा स्टॉल मिलता है जहां एक डीमन शेड सेबर डिस्प्ले पर रखी हुई थी।
जिसके अंदर एक वर्लविंड वुल्फ का मैजिक क्रिस्टल जड्डा हुआ था। यह असल में एक E+ रैंक इक्विपमेंट था, जिसे बेहद खास उल्कापिंड के लोहे यानी मीटियर आयरन से ढाला गया था, और इसके भीतर लेवल 5 के वर्लविंड वुल्फ का मैजिक क्रिस्टल फ्यूज किया गया था, जो सीधे वर्लविंड स्किल को रिलीज करने की ताकत रखता था। दुकानदार यान को बताता है कि वह इसे 18,000 से एक भी रुपया कम में नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर इस तलवार की ड्यूरेबिलिटी अपने पीक पर होती तो यह मार्केट में कम से कम 25,000 में बिकती। यान को इस बात से कोई हैरत नहीं होती, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि यह महंगी होगी। वह तुरंत अपना ध्यान पास ही रखी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली तलवार की तरफ लगाता है और दुकानदार से पूछता है कि वह इसे कितने में बेचना चाहता है। दुकानदार बताता है कि इस तलवार की कीमत सिर्फ 1,500 है। यह तलवार असल में एज्योर स्टील सोर्ड थी, जो कि साधारण अज्योर स्टील से बनी एक E रैंक तलवार थी। यान तब उस दुकानदार के सामने एक बहुत ही दिलचस्प डील रखता है। वह उससे पूछता है कि अगर वह उसकी उस टूटी हुई डीमन शेड सेबर की ड्यूरेबिलिटी को पूरी तरह फिक्स कर दे, तो क्या वह बदले में उसे यह एज्योर स्टील सोर्ड बिल्कुल फ्री में दे देगा। दुकानदार तुरंत इस बात में दिलचस्पी लेता है और हैरानी से यान से पूछता है कि क्या वह सचमुच ऐसा कर सकता है। यान अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल को एक्टिवेट करता है और चेहरे पर एक शातिर मुस्कान के साथ दुकानदार से कहता है कि यह जानने का सिर्फ एक ही रास्ता है। असल में यान का असली टारगेट शुरुआत से ही वह महंगी डेमन ब्लेड थी ही नहीं, बल्कि यह साधारण सी दिखने वाली एज्योर स्टील सोर्ड थी। इसकी वजह यह थी कि वह अच्छे से जानता था कि जैसे ही वह इस तलवार पर अपनी मॉडिफिकेशन स्किल का इस्तेमाल करेगा, यह साधारण एज्योर स्टील सोर्ड सीधे इस दुनिया के एक बेहद ही घातक और लेजेंडरी वेपन में बदल जाएगी। वह दुकानदार यान से पूछता है कि क्या उसकी क्लास कोई ड्यूरेबिलिटी क्लास है, क्योंकि किसी भी हथियार की खोई हुई मजबूती को वापस रिस्टोर करना बेहद जोखिम भरा और बहुत ही मुश्किल काम माना जाता है। यान जवाब देता है कि वह F रैंक क्राफ्ट क्लास का एक मामूली टिंकरर है। दुकानदार तब जिक्र करता है कि उसके पास भी एक क्राफ्ट क्लास ही है, पर उसकी क्लास एक D रैंक ब्लैकस्मिथ की है। वह घमंड से कहता है कि वह हथियारों को यान से कहीं बेहतर समझता है, और यहां तक कि वह खुद भी इस ब्लेड की ड्यूरेबिलिटी रिस्टोर करने की कोई गारंटी नहीं दे सकता। वह फिर यान को एक स्टूडेंट समझकर थोड़ी सलाह देने का फैसला करता है। वह बताता है कि एक बार जब किसी हथियार की ड्यूरेबिलिटी घटकर शून्य यानी 0 हो जाती है, तो वह पूरी तरह हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है, और ड्यूरेबिलिटी का इस्तेमाल करके उसे रिपेयर करने के लिए हथियार के आंतरिक ढांचे को बारीकी से महसूस करना पड्डी डीएचता है। यानी उसे हथियार के भीतर बहने वाले जादू यानी मैजिक फ्लो को अच्छे से समझना होगा और फिर अंदर से उसका रिकंस्ट्रक्ट करना होगा। दुकानदार साफ लफ्जों में खुलासा करता है कि अगर यह रिपेयरिंग फेल हो गई तो इसकी मजबूती सुधरने के बजाय और भी ज्यादा गिर जाएगी। इसीलिए वह यान को साफ साफ वार्निंग दे देता है कि अगर उसने यहां कोई भी गड्डी डी डी बिड्डी डीडीएच की, तो उसे हर जाने के तौर पर पूरे 18,000 चुकाने पड़ेंगे। हैरानी की बात तो यह थी कि कैक्सिन भी उसी समय उसी मार्केट में मौजूद थी, और वह दूर खड्डी होकर चुपचाप इस पूरे ड्रामे को करीब से देख रही थी। वह जानती थी कि वह दुकानदार अपनी जगह बिल्कुल सही कह रहा था, क्योंकि खुद उसके अपने फैमिलीज गिल्ड के बड्ढे बड्ढे B रैंक प्रोफेशनल्स भी किसी हथियार की ड्यूरेबिलिटी को रिस्टोर करने में पसीने छोड़ दियाच देते थे। दूसरी तरफ यान को इस बात की रत्ती भर भी चिंता नहीं थी, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने जिन जिन बड्ढे सूरमाओं के गियर्स रिपेयर किए थे, वे सब कोई एरे गहरे हथियार नहीं, बल्कि सीधे A रैंक और यहां तक कि S रैंक के शक्तिशाली आर्टिफैक्ट्स हुआ करते थे। बेसिकली जो लोग भी इस दुनिया में एक F रैंक टिंकरर के रूप